जय बजरंगबली। आरएएस मेंस में इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है, ये मेरे से ज़्यादा शायद आप लोगों को पता है। इसीलिए आप इतने टाइम से मैसेजेस कर रहे हो कि सर हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ तरीका बताओ कि हम कैसे करें। और सिलेबस भी नया आया है और ये न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस से कैसे अलग है और इसमें क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे वो चेंज करने वाले हैं, हम इस चीज़ की बात करेंगे। और इस चीज़ की भी बात करेंगे कि पहले अगर आप इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट पढ़ते थे तो भी काम चल जाता था, लेकिन अब आपको इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। आप एज ए सब्जेक्ट पढ़ के जाओगे तो एग्जाम के अंदर आपका दिल टूटने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं बताऊंगा, और ये डिफरेंस भी बताऊंगा कि एज ए सब्जेक्ट जब मैं कह रहा हूं तो उसमें क्या फर्क है, और एज ए लैंग्वेज में जब मैं कह रहा हूं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इस चीज की भी हम बात करेंगे। पुराने वाले सिलेबस को भी देखेंगे, नए वाले सिलेबस को भी देखेंगे, नए वाले सिलेबस में किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस चीज की भी बात करेंगे। और इसमें मैं आप लोगों की क्या मदद करने वाला हूं ये भी मैं बताऊंगा, और आपको पढ़ना किस तरीके से चाहिए वो सारी चीजें मैं यहां पे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये पुराना सिलेबस है, ये नया सिलेबस नहीं है, पुराना सिलेबस है जो पहले 80 मार्क्स आप लोगों के सामने लिखा हुआ। और इसमें एक चीज सुनना, पहले वाला जो सिलेबस था ना उसमें आप ये देखते थे कि ऊपर के पार्ट में ये ग्रामर लिखा हुआ और ग्रामर के क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे जाते थे, मैंने आपको कहा ना कि एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, एज ए लैंग्वेज पढ़ना। उसका कारण मैं बता रहा हूं, चीज सुनना। ग्रामर के क्वेश्चंस जिस तरीके से ये वाले जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, अगर आप इनको मतलब सिर्फ रूल्स याद करके चले जाते थे, कुछ एक रूल्स पता होते थे, रूल्स के हिसाब से ये वाले जो काफी सेंटेंसेस है इनके आंसर निकाल पाना आसान था। मैं नहीं कह रहा हूं बहुत ज्यादा, मतलब अभी वाले पैटर्न से मैं कंपेयर करूंगा तो काफी आसान था। इससे भले ही आप इसमें और इसमें ज्यादा मार्क्स नहीं स्कोर कर पा रहे, लेकिन यहां पे कुछ एक सेफ चीजें थी जहां पे आप स्कोर कर सकते थे। ये ग्रामर का पार्ट हो गया। और इधर आप देखोगे ये पहले कॉम्प्रिहेंशन जो प्रेसीज है, जो ट्रांसलेशन है, ये तो अभी भी है। और यहां पे आप लोगों के सामने कंपोजिशन और जो लेटर राइटिंग लिखा हुआ, लेटर राइटिंग भी अभी भी है। अब मेन पार्ट जो है ना, वो ये मेन पार्ट ये है कि यहां पे पहले स्टूडेंट्स बेटर तरीके से स्कोर कर पाते थे, और अब इन्होंने क्या किया है, अब इस चीज को देखना सर, इन्होंने एक चेंज ये किया है कि यहां पे ग्रामर में वो जो सारे के सारे टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को उन्होंने हटा दिया। अब जैसे इन्होंने से 5 टॉपिक रखे हैं देखने में, तो प्रेपोजिशन रखा है यहां पे, द सेम वर्ड, सबसे प्यारा जो टॉपिक है, द सेम वर्ड यूज्ड एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होता है मैं इस चीज को भी बात करूंगा, और इसको कैसे पढ़ना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। फिर आप लोगों के सामने फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स लिखा हुआ है, सर ये तो पहले भी लिखा हुआ था, फर्क क्या है बताऊंगा। आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, अरे सर पहले भी ये लिखा हुआ था, फर्क क्या है बताऊंगा। और वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, सर ये भी पहले लिखा हुआ था, फर्क क्या है। फर्क है आप जो ये ब्रैकेट में देख रहे हो ना सर, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया, आपको पहले मान लो एक इडियम है, बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है टू अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट, मतलब मेन पॉइंट पे आने को अवॉइड करना, ये मतलब होता है बीट अराउंड द बुश। पहले अगर मुझे सिर्फ इसका मीनिंग पता होता था, और जब मैं एज ए सब्जेक्ट कह रहा हूं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कुछ एक फैक्ट्स है, कुछ एक रूल्स है, कुछ एक अर्थ है, उनको मैंने रट लिया तो मेरा काम ऑलमोस्ट चल जाता था। कि मुझे बीट अराउंड द बुश का मीनिंग पता है, 2 ऑप्शंस नीचे दे रखे होते थे, ऑब्लिक में दोनों में से मैंने कोई एक लिख दिया तो काम चल जाता था। अब आप लोगों को वही क्वेश्चन वो ऐसे पूछने वाले हैं कि बीट अराउंड द बुश, यूज बीट अराउंड द बुश इन अ सेंटेंस। आपको उसको सेंटेंस के अंदर यूज करना है। वो बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना समझ के कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा जब तक आपको सेंटेंस बिल्डिंग अच्छे से नहीं आती है। और ये बहुत कठिन टास्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरे भाई साहब वो तो बहुत दूर है, नो होना नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। पैटर्न चेंज करना रहेगा, एक पैटर्न चेंज करना रहेगा। अगर उस तरीके से आप चीजें करते हो तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल आसान हो जाएगी, लेकिन कंपैरेटिवली काफी आसान हो जाएगी, इस चीज का पता रखना। तो ये जो एप्लीकेशन बेस्ड लिखा मैं बताऊंगा तीनों के क्वेश्चन, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पहले कैसे पूछे जाते थे, अब कैसे पूछे जाते हैं, और अब वालों को सही करने के लिए आपको चेंज क्या करना है, बस इस चीज का पता रखना। एक और चीज, पहले मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ग्रामर का पोर्शन और नीचे जो कंपोजिशन का जो पोर्शन है वो आपको अलग दिखता था, सेपरेट दिखता था, कि ग्रामर से बच्चा कोई ग्रामर पढ़ के जा रहा है फिर भी वो कुछ न कुछ स्कोर कर लेगा। अब ऐसा लग रहा है कि इस पूरे के पूरे पोर्शन को उन्होंने मिक्स कर दिया है। मिक्स करने का मतलब है कि बिना अंडरस्टैंडिंग के, जैसे ये चीजें आप बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं कर सकते। लेटर में फिर भी बॉडी देख के चले गए, बॉडी याद करके चले गए, कुछ न कुछ लिख दिया। बाकी अगर निबंध लेखन अगर आप इंग्लिश में करते हो
सपोज आप बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं कर सकते। यहां तक कि जो पैसेज के भी जो आंसर्स है, वो पैसेज को बिना समझे आप आंसर नहीं दे सकते। और वही चीज इन्होंने यहां पे लागू कर दी है। जैसे इन्होंने यहां पे क्या लिखा है सर, एप्लीकेशन लिखा है। एप्लीकेशन से मतलब यही हो गया कि भाई साहब आपको इनकी मतलब यूजेज आना चाहिए सेंटेंस के अंदर। और वो कैसे कर पाओगे, मैं अभी आप लोगों को बताता हूं, इधर देखना सर। अब अगर मैं फर्क बताऊं, जो मैंने आप लोगों को बताया, पहले क्वेश्चन आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे ये दिखा हुआ है, ये आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, वन हु क्लेम्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज अननोवेबल। अब उसका आंसर दो ऑप्शंस दे रखे हैं, दोनों में से आपने एक आंसर बता दिया भाई साहब। आइकोनोक्लास्ट होगा, एग्नोस्टिक होगा, एग्नोस्टिक के साथ आप गए तो ये आंसर। अब इसी क्वेश्चन को सर वो अब कैसे पूछने वाले, अब आपसे ये पूछने वाले, ये देखो, हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन लर्निंग कैलीग्राफी। आप कैलीग्राफी में इंटरेस्टेड कैसे हुए सीखने में। अब ये शब्द यहां पे दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा मीन्स। आपको नीचे इसी का अर्थ बताना हो सकता है कि इस कैलीग्राफी जो वर्ड यहां पे लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है, वो अर्थ बताना हो सकता है। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, इसी को आप क्या बोलते हो, कैलीग्राफी बोलते हो। जैसे आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ, इधर देखो, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। पहले तो ये पूछ लिया इसको क्या कहते हैं सर, इलिटरेट कहते हैं। अब आपसे बोल देंगे यूज द वर्ड इलिटरेट इन योर ओन सेंटेंस। आप उसी को खुद के सेंटेंस के अंदर एक क्या करो, यूज करो। तो पहले अगर मैंने इसको इस तरीके से याद कर रखा है, मेरे को इलिटरेट का मतलब पता है, लेकिन उसी को सेंटेंस में यूज करना वुड बी डिफिकल्ट। और यही रीजन है कि बच्चे, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, वो ग्रामर में बेटर स्कोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंपोजिशन वाले पार्ट में हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमें सेंटेंसेस बनाने में भाई साहब मौत आती है। हमें ऐसा लगता है करो वो तो बहुत दोरो मामला है सर, माने कोई अंग्रेज थोड़ी बनना है। बात अंग्रेज बनने की नहीं है सर, इतना टफ नहीं है। मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा, लोड मत लेना। अब इसी को जैसे मैंने सेंटेंस में यूज किया तो क्या लिखा हुआ है, मैनी इलिटरेट पीपल आर नाउ लर्निंग थ्रू अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स। बहुत सारे जो इलिटरेट पीपल जो है वो सीख रहे हैं, किसके थ्रू सीख रहे हैं, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू सीख रहे हैं। तो ये उसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हमने सेंटेंस के अंदर क्या किया है सर, यूज किया है। अब और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, यस, इसको देखो, इस तरीके के क्वेश्चन। पायल्स फादर वाज सीन डेस्परेटली सर्चिंग फॉर द मेडिसिन दैट कैन काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ द वेनमस स्नेक बाइट इन पारुल्स लेफ्ट हैंड। इट मींस ही वाज सर्चिंग फॉर, इसका मतलब क्या है, वो किस चीज को सर्च कर रहे थे। अब इस सेंटेंस के अंदर, अरे भाई वो अगर इस चीज को सर्च कर रहे थे, इसी को हम एंटीडोट कहते हैं। अब पहले मैं सिर्फ इतना सा पढ़ के चला जाता था तो क्या पता काम चल जाता था। अब मेरे को सेंटेंस की समझ अगर होगी तो बेटर रहेगी चीजें, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए आप सिर्फ ये सोच के नहीं जा सकते कि ऊपर वाले जो 5 टॉपिक है, उन 5 टॉपिक में कुछ रट रटा के मैं चला जाऊं तो मेरे मतलब कुछ एक मार्क्स जो है उसके अंदर स्कोर हो जाएंगे। इस तरीके से नहीं होगा, ये सबसे बड़ा चेंज हुआ। अभी तक तो मैं आपको समस्या ही बता रहा हूं, सोल्यूशन भी बताऊंगा, लोड मत लेना। अरे सर समस्याएं तो हम सबको पता है। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ड ये लिखा, इधर देख रहा। अब एक सबसे प्यारा जो टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में नया ऐड किया है मेरे हिसाब से, वो ये है, वर्ड्स यूज्ड, द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब एक ही शब्द है। आप लोगों ने होम वर्ड पढ़ रखा होगा। होम का मतलब सर घर होता है। अब होम घर पढ़ रखा होगा, थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है तो मैं आपसे पूछूं कि होम क्या होता है, तो जनरली बच्चा बता देता है कि सर नाउन होता है। अब द सेम वर्ड यूज्ड एज ए डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, इसका मतलब है कि होम को आपको ये बोल देंगे, इसी को वर्ब के रूप में यूज करके बताओ, क्योंकि होम वर्ब भी होता है। होम को एडजेक्टिव के रूप में यूज करके बताओ, होम को एडवर्ब के रूप में यूज करके बताओ। तो वहां पे आपको पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। पूरा के पूरा आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा सर, सेंटेंस मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे, और वो भी बिना अंडरस्टैंडिंग के हो पाना चीजें मुश्किल रही। जैसे ये लिखा हुआ आपके सामने, शी वेंट होम आफ्टर स्कूल। अरे मेरे भाई, यहां पे अंडरलाइन पार्ट क्या हो गया, होम हो गया। और आपसे ये बोला कि यूज होम एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस। होम को आपको वर्ब के रूप में यूज करना है, कहां पे सर, सेंटेंस के अंदर। अब वर्ब होती क्या, पहले मेरे को वो सेंटेंस बिल्डिंग भी तो आनी चाहिए भाई, कि वर्ब के रूप में लगाऊंगा तो क्या होगा। होम इन ऑन करके एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है किसी की तरफ स्ट्रेट जाना। द मिसाइल होम्ड इन ऑन द टारगेट। अरे सर इनो मतलब कहीं होगा, इनो मतलब होगा कि मिसाइल जो है वो सीधी की सीधी किसकी तरफ गई, टारगेट की तरफ गई, अपने गोल की तरफ गई। यही सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ, द मिसाइल होम्ड इन ऑन द टारगेट। यहां पे जो ये मिसाइल लिखा हुआ, ये मिसाइल क्या हो गई सर, वर्ब हो गई। क्या हो गई सर, वर्ब। और
एक और चीज इधर, जैसे ये होम मैंने आप लोगों के सामने चारों के चारों लिखे। होम जो है वो होम नाउन भी है, तो माई होम इज इन जयपुर। एडजेक्टिव के सेंस में क्या हो गया, द होम टीम। अरे सर ये एडजेक्टिव वगैरह क्या होते हैं हमें नहीं पता, अभी पता रखने भी नहीं, मैं आपको सिर्फ सेंस बता रहा हूं कि आपको इसको कैसे पढ़ना रहेगा। आप सिर्फ ये याद करके चले जाओगे कि होम नाउन है, होम नाउन है, नहीं काम चलेगा। आपको उनको सेंटेंसेस के अंदर पढ़ना है, सेंटेंसेस के अंदर बोलना है, और उसी से चीजें कनेक्ट होगी, अपने आप कनेक्ट होगी। कैसे होगी वो भी मैं बताऊंगा, लोड मत लो। आप लोगों को इस सेंटेंस को बोलना है, क्या लिखा हुआ है, द पिजन होम्ड इन ऑन इट्स नेस्ट, मतलब सीधा के सीधा वो अपने नेस्ट की तरफ गया। और इस सेंटेंस को देखो, शी वेंट होम आफ्टर स्कूल। अरे मेरे भाई, स्कूल के बाद वो सीधी की सीधी कहां चली गई, घर पर चली गई। यहां पे होम किसके रूप में यूज हो रखा है, एडवर्ब के रूप में यूज हो रखा है। ऐसे कैसे बहुत, जैसे ये शब्द लिखा हुआ है, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, यहां पे वर्ड लिखा हुआ अटैक्ड, और आपको ब्रैकेट के अंदर ये दे देंगे, यूज अटैक एज ए नाउन इन ए सेंटेंस। मतलब आपको नीचे डिस्क्रिप्टिव है तो नीचे लिखना रहेगा, तो अटैक को नाउन के रूप में नीचे यूज करके सेंटेंस बना के लिखो। आई होप सब, पहले तो ये था कि अटैक का आप नाउन बना दीजिए। सपोज नाउन क्या होगा, तो पीछे हम सफिक्स याद करके चले जाते थे, नाउन के सफिक्स ये होंगे तो काम चल जाएगा, एडजेक्टिव का सफिक्स ये होगा तो काम चल जाएगा। इसी को अगर मुझे नाउन के रूप में सेंटेंस में यूज करना है तो सेंटेंस बनता है, इंडिया लॉन्च्ड एन अटैक ऑन पाकिस्तान। इंडिया लॉन्च्ड एन अटैक ऑन पाकिस्तान। अब ये नाउन है, यहां पे क्यों है वो तो सब आगे की गणित है, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि पढ़ने का तरीका क्या रखना है। मैं उसको भी एज ए सेंटेंस पढ़ूं, इसको भी मैं एज ए सेंटेंस पढ़ूं, और आसपास के शब्दों से पता रखूं कि कहां पे नाउन है और कहां पे वर्ब है। इसमें भी मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, मैं बस आपको तरीका बता रहा हूं क्वेश्चंस का। नया तरीका इस तरीके से, जैसे ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, यूज ईडियम, ईडियम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। पहले आप लोगों को अगर अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का सिर्फ मीनिंग पता होता था तो भी काम चल जाता था, लेकिन अब अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज को आपको सेंटेंस के अंदर यूज करना आना चाहिए। सेंटेंस के अंदर यूज करना आएगा तब चीजें सही रहे। और यही रीजन है, एक चीज बताऊं, वोकैब हो गया, कोई भी शब्द हो गए, उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप उनको सेंटेंस के अंदर याद करो। सेंटेंस के अंदर मान लो कोई दूसरे भी एग्जाम है, उसमें सेंटेंस के अंदर जब आप उनके यूजेस से उनकी मीनिंग का याद करना ज्यादा आसान रहता है कंपैरेटिवली कि उनके सामने सीधा मीनिंग लिखा हुआ और उन्हीं को हम याद करने की कोशिश करें। और इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि लोग इन दोनों पार्ट्स को पता नहीं अलग अलग मानते हैं। जो ये ग्रामर वाला पार्ट है, यहां पे मैं आपको एक बता रहा हूं चीज सुनना, जो ये ग्रामर वाला पार्ट है और जो ये पार्ट है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये दोनों अलग अलग है। सपोज मैं इसे ग्रामर लिख रहा हूं और ये पूरा के पूरा जो पार्ट है वो कंपोजिशन वाला पार्ट है। कंपोजिशन, सबको ऐसा लगता है ये अलग अलग नहीं है। जब आप इसी चीज को विथ अंडरस्टैंडिंग पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसी चीज को अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं, सेंटेंस बिल्डिंग के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं, द सेम थिंग हेल्प्स यू हियर। यही चीज आपको यहां पे मदद करती है। बच्चे यहां पे सबसे ज्यादा धोखा इसीलिए खाते हैं, यहां पे समस्या इसीलिए ज्यादा आती है क्योंकि यहां पे हम इसको एज ए सेपरेटली सिर्फ मीनिंग याद करने के हिसाब से पढ़ते हैं, यहां पे हम इसको सेंटेंस के हिसाब से पढ़ते ही नहीं, और यहीं पे सबसे बड़ा इश्यू होता है सर। तो जब हम इनको एज ए सेंटेंस के रूप में पढ़ना शुरू कर दें, और ये टफ नहीं है, हमें इस तरीके से पढ़ाया नहीं गया है इसलिए हमें टफ लगता है। उसी चीज को जब मैं मीनिंग बोल रहा हूं उसी को मैं सेंटेंस बोलूंगा ना भाई, उसका हिंदी अर्थ लिखा हुआ रहेगा, मुझे अर्थ पता रहेगा, उसी सेंटेंस को मैं 2 से 4 बार बोलूंगा, चीजें जबान पे आएगी। और यही चीज मैं कह रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इज नॉट अ सब्जेक्ट। इंग्लिश एक भाषा है, सब्जेक्ट नहीं है, एंड इट हैज टू बी स्पोकन। इसे बोलना रहेगा, इसे कुछ न कुछ जगहों पे लिखना रहेगा, और बोलना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप बोलते हो तो आपको चीजें आती है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। तो ये ग्रामर जो है ये सेपरेट नहीं है, इसी को हम जब सेंटेंस के रूप में पढ़ेंगे तो ये आप लोगों की हेल्प करने वाली है। किस में हेल्प करने वाली है? इस कॉम्प्रीहेंशन में भी हेल्प करने वाली है, आपकी पैसेज में हेल्प करने वाली है, आपकी प्रेसी राइटिंग में आपकी हेल्प करने वाली है। ये ध्यान रखना सर। इसी में चलो चलो चलो, जैसे एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, यस, यूज बीट अराउंड द बुश इन सच अ वे दैट इट्स मीनिंग बिकम्स क्लियर। इसको इस तरीके से सेंटेंस के अंदर यूज करो कि इसका अर्थ जो है वो अर्थ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। The student avoided answering the question and he kept beating around the bush. इसका मतलब वही हो गया, उसने अवॉइड किया आंसर क्वेश्चन का, जो मेन पॉइंट था क्वेश्चन का उसको आंसर देना, और वो आसपास की चीजों में भाई साहब जाता गया एंड दैट इज द बीट अराउंड द बुश। आपको वो सेंटेंस बिल्डिंग आनी चाहिए, और वो आएगी कब? जब हम पढ़ने के तरीके में कुछ एक एंगल्स चेंज करेंगे सर।
चलो, इधर ये चीज हमें पता चल गई, ये चीज हमें पता चल गई। सर इसमें आप हमारी मदद कैसे करने वाले हैं, आप तो हमें ये बताओ। बता रहा हूं, इधर देखो। जो ये सारे के सारे टॉपिक्स है, ग्रामर, इसका तरीका ये रहेगा। सबसे पहले इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, कंप्लीट हिंदी मीडियम से, सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों को सेंटेंस बनाने आने चाहिए। मतलब इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आप लिखा हुआ देखो तो उसको देख के डरो ना, उसे ऐसा ना लगे कि भाई साहब ये तो मेरे को आ ही नहीं सकता। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का मतलब यही है कि आपके अंदर से इंग्लिश का डर खत्म करना। इंग्लिश का पैसेज देखकर, जैसा हिंदी का पैसेज देखते हो तो आई होप आप लोगों को डर नहीं लगता, वैसा वैसा जब आप इंग्लिश का पैसेज देखो तो देखकर आपको लगे कि यार ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मेरे से हो जाएगा, इसमें दिक्कत कहां है। वही तो बात मैं थाने कह रही हूं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, जिसके अंदर 12 टू 14 क्लासेस रहेगी, 12 टू 14 क्लासेस। और ये 12 टू 14 क्लासेस आप लोग अभी, मैं सीईटी वालों को या जिस किसी को भी इंग्लिश से डर लगता है उसके लिए एप्लीकेशन के ऊपर नहीं, यूट्यूब के ऊपर मैं क्लासेस लेकर आ रहा हूं, जिसमें से 3 या 4 क्लासेस हो रखी है। बिल्कुल जीरो से मैं इंग्लिश उसके अंदर पढ़ा रहा हूं। 10 से 12 क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी। आप उन क्लासेस को देखें, आप उन क्लासेस को जैसे ही देखेंगे, रात को 8 बजे मैं लाइव आता हूं, आप उन क्लासेस को देखें, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से साथ साथ में आप बोलें। 10 से 12 क्लासेस के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको काफी कुछ चीजें आती है, काफी कुछ चीजें आती है। और जैसे ही आप ये देख लेंगे तो नेक्स्ट पोर्शन जो ग्रामर वाला है, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ ये भी आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। और आपको जो नेक्स्ट लिखा हुआ है कंपोजिशन वाला पार्ट, ये कंपोजिशन वाला पार्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जब इसके बाद, क्योंकि इससे मैं सिर्फ और सिर्फ आपका जो पढ़ने का तरीका है उस तरीके को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। और चेंज करने में मैं क्या करने वाला हूँ, उसी को एज ए सब्जेक्ट नहीं, एज ए लैंग्वेज मैं उसके अंदर पढ़ा रहा हूँ। और एक बार चीज़ें आपके दिमाग में आ गई, एक बार पता चलना शुरू हो गया, तो आपको जो ये नीचे वाले जो दोनों चीजें दिख रही है ये टफ लगेगी ही नहीं सर, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को बोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। पहले कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, यू हैव टू स्पीक मोर एंड मोर सेंटेंसेस। और इसमें शॉर्टकट अब हो नहीं सकता। जो सिलेबस है उस सिलेबस को डिजाइन इस तरीके से किया कि आप ये नहीं कह सकते कि सर इतना इतना मन बता दो जब मैं इतो पढ़न जाता हूं जब मारो काम हो जा, नहीं, ऐसा इसके अंदर नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर इस तरीके से पढ़ोगे, आपको यकीन ना हो, शुरू की जो 4 क्लास है मैंने दे रखी, ये प्लेलिस्ट है सर, 4 क्लासें मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। आप उन क्लासेस को देखें, आपको बहुत फर्क लगेगा। ये सीईटी की जो क्लास है इंग्लिश बेसिक्स, 12 दिनों में इंग्लिश का डर खत्म, आप यहां से शुरुआत करें बिल्कुल जीरो से। आप जैसे इन क्लासेस को देखेंगे, खत्म करेंगे, उसके बाद ग्रामर के अब भले ही इन्होंने ग्रामर के अंदर टॉपिक 4 ही दे रखे हैं, लेकिन सर ट्रांसलेशन करके टॉपिक दे रखा है। अब ट्रांसलेशन किसी भी तरीके के सेंटेंसेस का पूछा जा सकता है, तो आपको ग्रामर तो पढ़नी तो अभी भी रहेगी, लेकिन उसको एज ए सेंटेंस पढ़ना रहेगा। और वो एज ए सेंटेंस जब आप पढ़ोगे तो ये न सिर्फ आपकी ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा, बल्कि ये हेल्प आपके पैसेज में भी करेगा। ये हेल्प अगर आप ऐसे राइटिंग इसके अंदर करते हो इंग्लिश के अंदर, तो उसमें भी आपकी हेल्प करने वाला है। इस चीज का पता रखना। तो सभी चीजों को हमें एज ए सेंटेंस पढ़ना। अगर मैं कोई शब्द भी याद करूं तो उस शब्द को सिर्फ मीनिंग याद करने की बजाय मैं उसका सेंटेंस याद करने की कोशिश करूं। सर ये सब कंटेंट अवेलेबल कहां से होगा, मिलेगा कहां से? मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा ये क्लासें खत्म करवाने के बाद यहां पे या एप्लीकेशन पे कुछ न कुछ अवेलेबल करवाने की। तो अभी मुझे सिर्फ आप लोगों को ये बताना था कि जो 4th पेपर इंग्लिश का है उसमें आपको पढ़ना किस तरीके से है, क्या चेंजेस करने हैं। ये चेंज मतलब जो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स ये थे सर को 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ब्रैकेट में इन्होंने लिख रखा है एप्लीकेशन। भाई साहब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एप्लीकेशन कैसे पूछ सकते हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया, उसी को आप बोल सकते हैं कि इलिटरेट जो वर्ड है उसी को सेंटेंस के अंदर यूज करो भाई। ऐसा कैसा ईडियम्स के अंदर हो सकता है? तो करना वही है। पहले जैसे आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे जाते थे तो सीधे पूछ लिए जाते थे कि उस वर्ड का एंटोनिम क्या है, उस वर्ड का सिनोनिम क्या है। अब दिया ही नहीं, उन्होंने सिलेबस में दे ही नहीं रखा भाई साहब, एंटोनिम सिनोनिम्स दे ही नहीं रखे। वो ये चाहते ही नहीं है कि आप रट रटा के आ जाओ और उनका आंसर दे दो। वो ये चाहते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, और अंडरस्टैंडिंग टफ नहीं है। अंडरस्टैंडिंग टफ सिर्फ तब है जब आपने पुराने तरीके से उस चीजों को कर रहे हो, तब उसी अंडरस्टैंडिंग को ला पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही आप इसको एज ए लैंग्वेज पढ़ते हो, एज ए भाषा पढ़ते हो, तो यही चीजें आपको ऐसा लगता है कि बहुत 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 ज्यादा उसके कंपैरिजन में आसान हो जाती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। और इसमें टॉपिक्स में कैसे मदद करी जा सकती, क्या करी जा सकती, ये मैं धीरे धीरे आप लोगों को यहीं पे द पेनेशिया राजस्थान जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जुड़े रहें। आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी, अपना जो भी रिव्यू है, अपना फीडबैक है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंग।